तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आपको सूचना सुबह ऑल इंडिया की खबर में दे दी थी कि 18 सितंबर को आपका पेट का परीक्षा होगा। तो इस बार 18 सितंबर को पेट परीक्षा जो 2022 की है वो कराई जाएगी, दो पालियों में कराई जाएगी और ये जानकारी आ चुकी है और आप लोगों को सुबह की खबर में मैंने दे दी थी। अब आज हम बात करते हैं इस वीडियो में 50 प्रश्न की, जो कि संविधान का जो आपका पूरा कोर्स है वो आज के इस वीडियो के साथ में समाप्त हो जाएगा। तो कई सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अगला क्या आएगा उसका भी इंतजार करना, जल्दी वो भी बता देंगे। फिलहाल आज के 50 प्रश्नों की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं। पुराने वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उनको जरूर देखें और प्रयास करें उनको ज्यादा से ज्यादा बार देखने का। आप सब जिनको थोड़ा थोड़ा याद भी है वो भी थोड़ा थोड़ा अगर और देखेंगे तो आप लोगों को चीजें और कंफर्म होती जाएंगी। जो प्रश्न आपको नहीं याद होंगे वो भी याद होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 101 तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। आज इसमें कंप्लीट करेंगे 102 से लेकर के 143 तक चलेंगे और इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। आप लोगों से पूछ रहा है, मैं इसको थोड़ा जो है कलर चेंज कर रहा हूं। तो ये आपके कौन होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऐसे ही अगला एक प्रश्न बनता है, अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है। तो वो आपका क्या है? वो है शक्तियों का केंद्रीकरण करना। किसका? शक्तियों का केंद्रीकरण करना। ऐसे एक प्रश्न बनता है, सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो सरकारिया जो आयोग था उसका गठन आपसे पूछ रहा है, जो कि आपका केंद्र व राज्य के संबंध की कार्य प्रणाली के परीक्षण के लिए ये किया गया था। ठीक है। ऐसे ही एक प्रश्न बनता है जो कि 105 नंबर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो ये पूछ रहा है। तो धारा वो 263 थी। कौन सी थी? धारा 263 थी। ऐसे ही आपका एक प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इनमें से जो रेलवे है उसका उल्लेख नहीं है, शिक्षा का, विद्युत का, वन का, ये सब उसमें उल्लेख दिए हैं। अगला 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो वो आपका कौन सा है? जनगणना जो है वही इसके अंतर्गत समाविष्ट है। अगला देखिए 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैसा संबंध नहीं है जैसा कि केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भारतीय संविधान में निर्दिष्ट है? तो वो कौन सा नहीं है? वो न्यायिक है। कौन सा नहीं है? न्यायिक। ऐसे एक प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो कौन इनमें से नहीं है? सुरक्षा इनमें से नहीं है, बाकी कृषि है, जल है, सिंचाई है, ये सब राज्य सूची से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आपका प्रश्न नंबर 110 बनता है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। तो वो क्या है? वो समवर्ती सूची में है। क्या इसमें है? समवर्ती सूची में सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय संबंधी है। अब देखिए अगला प्रश्न बनता है आप लोगों का। देखो पहले क्या करते थे, ऐसे आप लोगों को देते थे फॉर्म में, तो काफी बहनें कहती हैं धुंधला दिख रहा। अब ऐसे जूम करके दे रहे हैं, शायद अच्छा दिख जाए। ठीक। अब देखो, भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या जो है उद्योतित होता है, ये या आप कह सकते हैं कि दोतित होता है, ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है। तो यहां पर इनका कहना है भारत जो है अर्ध संघीय है। भारत कैसा है? अर्ध संघीय है। ऐसे ही आपका जो है यहां पर केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो प्रशासक हैं उनका होता है। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो प्रशासक। तो राष्ट्रपति चुनता है किसी प्रशासक को, वही जो है किसका? केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उसका शासक होता है, यानी शासन होता है, उसी के ऊपर उसका शासन होता है। अब देखिए, संघ शासित, जो कहते हैं ना राष्ट्रपति शासन लागू हो गया फला जगह, संघ शासित क्षेत्र के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन करता है? राष्ट्रपति जी। ऐसे ही कुछ प्रश्न बनते हैं न्यायपालिका से। तो न्यायपालिका से देखिए, कोर्ट वोर्ट वाले मैटर के, कोर्ट वगैरह जो आप देख रहे हो ना, इन्हीं को न्यायपालिका बोलते हैं। तो आपकी 3 तरह की जो है यहां पर चीजें होती हैं, एक तो कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, एक विधायिका, 3 तरह से होती हैं। अब देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आप
आपसे पूछ रहा है कुल कितनी है, तो आपकी 34 है। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उनमें जो न्यायाधीश हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 34 है। ऐसे एक प्रश्न बनता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न बनता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है, तो वो आपका 65 वर्ष की उम्र तक बना रह सकता है। ऐसे एक प्रश्न बनता है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो वो आपके एच.जे. कानिया है। कौन है, एच.जे. कानिया। अब संविधान की जो है यहां पर व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है आपसे पूछ रहा है, तो वो किसको है, वो आपका सर्वोच्च न्यायालय को है। किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को। ऐसे प्रश्न बनता है सर्वोच्च न्यायालय की पहली जो महिला है न्यायाधीश वो कौन थी, तो वो आपकी कौन थी, एम फातिमा बीबी थी। कौन थी, एम फातिमा बीबी थी। ऐसे एक प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, तो ये आपके जस्टिस जो है एम हिदायतुल्लाह जो है इन्होंने ही किया था। ऐसे अब चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहां पर अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है उसको आप लोग देखिए, तो इसको थोड़ा हम जूम कर रहे हैं आपके प्रश्न की तरफ, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो ये आपका आ गया 121 नंबर। इसमें कह रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो जो है वो कब हुई थी, तो भारत जो है यहाँ पर सरकार अधिनियम जो आया था 1935 उसी के तहत की गई थी। ऐसे एक अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है जो कि बनता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो किसके पास है, वो संसद के पास में है। किसके पास है, वो संसद के पास में है। ऐसे ही एक प्रश्न बनता है भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में जो न्यायपालिका है वो कैसी है, स्वतंत्र है, किसी पर न्यायपालिका का दबाव नहीं है। इसीलिए जब इंसान हर जगह से हार जाता है तो किसके पास शरण लेने जाता है, न्यायपालिका यानी कोर्ट के पास में, और उसको लगता है कि न्यायपालिका ही न्याय करेगी। लेकिन अभी भी काफी जगह ऐसा लगता है कि जो कई मामलों में न्याय नहीं हो पाता। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं ये आपसे पूछ रहा है, तो ये कितने हैं, 25 है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पूछ रहा है कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति जी हैं वही करते हैं। ऐसे कुछ प्रश्न और बनते हैं, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। 126 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं, तो कब तक, 62 वर्ष तक कर सकते हैं। ऐसे जिला प्रशासन, इसके बारे में देखिए, जिला प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण एवं शीर्ष अधिकारी कौन होते हैं, तो वो कौन होते हैं, जिलाधीश होते हैं। देखो मैं अभी आपको सिंपल वन लाइनर करवा रहा हूं, हर एक जगह से करवा रहा हूं जहां जहां से आपका चैप्टर में आना है, ठीक। मैं आपको अब जो 1.5 महीना बचा है, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही दिन में, 1-2-4 दिन में, उसके बाद मैं आपको जो वीडियो लाऊंगा उनमें चीजों को कंबाइन करूंगा, रिलेट करूंगा एक दूसरे से। जैसे मान लो यहां पर अभी आपने 62 वर्ष देखा था किसमें, उच्च न्यायालय में, ऐसे आप देखेंगे उच्च न्यायालय में कितनी उम्र होती है, सर्वोच्च न्यायालय में कितनी होती है, फला किसका आर्टिकल है, इनका क्या है, मानी यानी जो एक दूसरे से मैच करेंगी चीजें, जो दिन में डिफरेंस होगा वो सब बताएंगे। किसको किससे जोड़ करके याद रखो, तो दोनों की दोनों चीजें याद रखेंगी, आप भूलेंगे नहीं, इस तरह से चीजें सब बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन से कार्य जिला कलेक्टर के कार्य हैं, तो वो आपके कौन से हैं, वो आपके उपरोक्त यहां पर सभी आ जाते हैं। राजस्व कार्य भी कलेक्टर के पास होता है, अबकारी कार्य भी होता है, दंडाधिकारी के रूप में भी वो कार्य करता है। अब देखो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का कार्य क्या होता है ये पूछ रहा है, तो ये भी सभी होते हैं। विकास कार्य के लिए योजना बनाना भी होता है, निगरानी करना होता है, क्रियान्वयन करना होता है, ये जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का कार्य होता है। अब जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी निकाय में कौन से पदाधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं पूछ रहा है, तो इसमें भी सभी होते हैं। जिला समाहर्ता भी होते हैं, जिला नियोजन अधिकारी भी होते हैं, जिला कृषि पदाधिकारी भी होते हैं। तो ये आपके हो गए 130 तक। अब चलते हैं आगे, जैसे आप देख रहे हैं 131 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आते हैं स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है आपसे पूछ रहा है, तो ये आप किसको कहा, लॉर्ड जो रिपिन है इनको बोला जाता है। साथ ही अगला जो प्रश्न बनता है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। कैसा प्रयोग है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक ये प्रयोग है। ऐसे एक प्रश्न बनता है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य पूछ रहा है, लक्ष्य है तो वो कौन सा है, वो आपका आपके सामने देखो 133 नंबर, तो ग्राम वासियों
ये होगा ग्रामवासियों में शक्ति का जो विकेंद्रीकरण है, ये राइट हो जाएगा। ऐसे एक प्रश्न बनता है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य भाई क्या होता है इनका? तो उद्देश्य होता है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। साथ ही साथ अगला जो प्रश्न बनता है सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो क्या है? उपरोक्त सभी यहां पर आ जाती हैं। तो यहां पर ध्यान देना, सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, ये भी सही है। लक्ष्य गांवों को समायोजित जो है यहाँ पर और आर्थिक जो है न्याय प्रदान करना भी होता है, और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। सारी चीजें यहां पर सही कह रहा है। अब देखो अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंचायत के स्थापन के संबंध में भारत के संविधान के उपबंध निम्नलिखित में से किस एक राज्य पर लागू नहीं होते हैं? तो इसमें से मेघालय है, इसी पर लागू नहीं होते, बाकी आपका त्रिपुरा, असम, गोवा, इन सब पर लागू होते हैं। अब भारत के संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया है। एक जो है यहां पर विषय निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही नहीं है? तो उच्च शिक्षा इसमें सही नहीं है, बाकी गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, सड़कें, पुस्तकालय, ये सब किया गया है। अब देखिए यहां पर अगले प्रश्न पर चलते हैं। 73वें और 74वें संविधान अधिनियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपसे पूछ रहा है। तो 138 नंबर, इसमें देखो कई यहां पर ऑप्शन टाइप के दिए हैं, ऐसे भी प्रश्न बनेंगे जिनमें आपको अच्छे से इनको पढ़ना होगा। इसमें जो है ये क्या कह रहा, ये क्या कह रहा, ये क्या कह रहा, और फिर आपको दे देगा कि इनमें से सही कौन है, 1 और 2 सही, या 2 और 3 सही, या 3 या तीनों सही, जैसे भी हैं ऐसे करके दे देगा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा 2 नंबर और 3 नंबर। जैसे प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, सही है। अगला 3 नंबर सही है। सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण होना चाहिए, ये आपका राइट है। बाकी पहला वाला आपका गलत है। साथ ही साथ अब चलते हैं आगे। ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो नीचे 2 ऑप्शन है ये तो आपके गलत हैं। ऊपर वाला देखते हैं क्या भाई दिया हुआ है। तो इसमें आपका जो सी नंबर है वही राइट हो जाएगा। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, इसी से जो है मतलब होता है। अगला है वर्ष 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्ष किसने की थी? तो जो एक समिति गठित थी उसकी अध्यक्षता पूछ रहा है, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्षता किसने की थी 1977 वाली जो पंचायती राज व्यवस्था थी, तो उसमें आपकी किसने किया था वो पूछ रहा है। तो अशोक मेहता, यही इसको समिति भी बोलते हैं 1977 वाली। तो अशोक मेहता समिति आप जो है याद रखेंगे। और इनसे जुड़ी और भी बातें हैं, जैसे कि अगला एक प्रश्न बनता है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सिफारिश देने के लिए गठित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पंचायती राज व्यवस्था जुड़ी हुई है किससे? अशोक मेहता समिति से, इसको याद कर लीजिए। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। तो यहां पर 142 नंबर, इसको बोलते हैं LM सिंघवी समिति। क्या बोलते हैं? LM सिंघवी समिति, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति भी इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न बनता है जो कि लास्ट है आपके संविधान के साथ में, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए वर्ष 1957 में NDC के द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो आपकी कौन थी? वो बलवंत राय मेहता समिति थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और बलवंत राय मेहता समिति से कई प्रश्न बनते हैं, यहां से भी पूछा जाता है। तो अभी इन सब चीजों पर हम धीरे धीरे करके सभी समितियों के बारे में सब कुछ जो है विस्तार से थोड़ा थोड़ा करके सब जानेंगे। अभी हम यही चाह रहे हैं कि जितने भी जगह से, जितने भी चैप्टर से, जितना भी यानी कह सकते हैं कि सिलेबस आपका है, वहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, वो आपको हम एक बार करवा दें, ताकि पता चल जाए कहां कहां से कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आप किसी भी किताब को उठाएं या कहीं से भी कुछ पढ़ें तो पता चल जाए हाँ इससे भी आते थे और ऐसे भी बताए गए थे, तो ये भी पढ़ना है इस हिसाब से। और ये भी हो जाएगा कि हाँ पूरा एक बार आपने देख लिया कम से कम, वरना फिर उसमें तो टाइम लगता है और वो वीडियो हम आपको लाएंगे, इसलिए हम बहुत जल्दी इस चीज को करवा रहे हैं। तो 50 ये हो गए, अब संविधान भी खत्म हो गया। अब अगला देखेंगे, जितने हो गए होंगे वो देख लेंगे और जो रह गए हैं उन पर फोकस करेंगे। जो भी जहां से नंबर ज्यादा आ सकते हैं आपके वन लाइनर के तौर पर, उनको हम जो है करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो वीडियो देख रही हैं वो आंगनबाड़ी वर्कर बहनें हैं और काफी जो है पुरानी बहनें भी हो चुकी है, इसलिए उनको जो मैथ वैथ है उन सब में तो थोड़ा दिक्कत आएगी, इसीलिए उस पर टाइम वेस्ट करेंगे तो उनको कुछ भी वो कर भी नहीं पाएंगे, चाहे जितना यहां बता दे वहां गड़बड़ी उनका होगा। इसीलिए जो वन लाइनर है उनको कम से कम देखेंगी, सामने आएगा तो वहां पर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगी। ठीक है, इस हिसाब से मैं चाह रहा हूं कि उनको इसकी मदद ज्यादा बेटर रहेगी और बाकी लोगों को भी जो भी आपको एक तरह से
ये याद होगा, पटाख से लगाएंगे, नहीं आता छोड़ देंगे, ये करेंगे। और जो उसमें है हल करना होगा, थोड़ा भी गलत किया तो गलत हो जाएगा, लेकिन बताएंगे उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब करवा देंगे, जो सिंपल तौर पर है। बहुत ज्यादा डीप में कराने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग होंगे 2 4 6 10 15 जो भी होंगे, बाकी ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम वो करवा रहे हैं जहां से नंबर आपको ज्यादा से ज्यादा मिले, जितना आप कर सकते थे उससे कहीं आपका थोड़ा बेहतर हो जाए। ठीक, बाकी आप चाहो तो और भी वीडियो है चैनल पर, यूट्यूब पर, उनको भी देख सकते हो और वहां से भी तैयारी कर सकते हो। बाकी हमारी तरफ से बस वन लाइनर सब दिए जा रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कम समय में चीजों को एक बार अपनी आंखों से देख पाएं। धन्यवाद इस वीडियो के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं जल्दी आप लोगों को दोपहर को भी एक वीडियो दे दिया जाए, बशर्ते आप थोड़ा फुर्ती दिखाएं वीडियो को देखने में। अब ये सब देख चुके हैं, दोबारा से भी टाइम अगर मिला करे, शाम हुआ करे, डाटा बच जाए मोबाइल में तो देख लिया करो, कोई दो राय नहीं है। 1.5 महीना बचा है, जितनी बार वीडियो देखोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि किताब से कोई ढंग से नहीं पढ़ता, याद रखना। और किताब पे एक ही पन्ने पर लटके रह जाओगे, पूरे आप एक बार में 50-100 क्वेश्चन भी नहीं देखोगे। यहां तो 150 जो मैं बताता हूं वो आप अगर देखते होंगे 10 मिनट में पूरा, तो कम से कम 10 मिनट ही देखा, लेकिन 50 क्वेश्चन आपने देख डाले। अब किताब में आप 50-10 मिनट में देख ही नहीं सकते, कोई नहीं देख सकता, ये मैं सत्य कह रहा हूं। और क्योंकि उतनी देर आप बैठोगे ही नहीं, 10 मिनट भी आप बराबर नहीं बैठोगे, किताब लेकर बैठोगे तो उतनी तेज आपका दिमाग और आंखें नहीं चलेंगी कि क्वेश्चन को पढ़ो आंसर करो, क्वेश्चन को पढ़ो आंसर करो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो देखो, और ये देखते देखते आपको काफी